हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। काफ़ी दिनों बाद आज फिर से समय मिला है वीडियोस बनाने का। कुछ टाइम की शॉर्टेज की वजह से वीडियोस नहीं आ पा रहे थे, लेकिन अब से रेगुलर आपको वीडियोस मिलते जाएंगे। तो हम लोग जो चैप्टर स्टार्ट करने जा रहे हैं मैथमेटिक्स का, वो है सेट थ्योरी। और इस सेट थ्योरी में आपको बेसिक टू एडवांस चीज़ें मिलेंगी। ठीक है, सेट थ्योरी में यानी समुच्चय सिद्धांत इसको हिंदी में बोलते हैं, सिद्धांत। ठीक, तो इसमें आपको सारी की सारी चीज़ें मिलेंगी। तो इस चैप्टर में हम लोग समुच्चय सिद्धांत के बारे में जानकारी स्टार्ट करेंगे, सीखना स्टार्ट करेंगे। सबसे पहले जो बेसिक है सेट थ्योरी का, समुच्चय है, उससे स्टार्ट करेंगे और फिर अच्छे अच्छे लेवल के क्वेश्चंस, वेन डायग्राम वगैरह डिस्कस किया जाएगा। तो आगे आने वाले सारा इसी वीडियो में तो होगा नहीं, है ना। अपकमिंग वीडियोस में पूरी एक प्लेलिस्ट बनेगी सेट थ्योरी की, और उसमें जितने भी वीडियोस रहेंगे इसके, क्योंकि मैं बेसिक लेके चलूँगा और क्वेश्चंस भी कराऊँगा, तो इस वजह से हो सकता है वीडियोस के नंबर्स ज़्यादा बढ़ जाएँ। तो आपको कंटिन्यू रहना है उन्हीं के साथ, और ताकि आपको बेहतर समझ में आए। तो सबसे पहले आज हम लोग जो डिस्कस करेंगे, समुच्चय क्या होता है, व्हाट इज़ सेट। ठीक है, व्हाट इज़ सेट, सेट क्या होता है। सेट सीधा सीधा है कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट्स, कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट्स। ठीक है, यानी वस्तुओं का संग्रह क्या है, सेट है। लेकिन एक बात ये ध्यान रखनी है, कलेक्शन हो लेकिन वो जो ऑब्जेक्ट्स हो वो रियल कलेक्शन भी हो, और ऑब्जेक्ट भी कैसे हों आपके, रियल हो। ऐसा नहीं है कि कुछ भी मनगढ़ंत बना लिया और उनका एक उनको इकट्ठा कर लिया, कह दिया ये सेट है, ऐसा नहीं होगा। ओके, रियल एग्जिस्टिंग चीज़ें होनी चाहिए जो हमारे आमने सामने या हमारे आसपास या इस वर्ल्ड में एग्जिस्ट करती हूँ, हमारे सामने ना भी हों लेकिन वर्ल्ड में एग्जिस्ट करती हों, वो सारी की सारी क्या होंगी, उनको अगर हम एक प्रॉपर वे में लगाएं तो वो क्या बन जाता है, सेट बन जाता है। क्लियर। एग्जाम्पल के तौर पे अगर हम बात करें, क्या हो जाएगा, सीधा सीधा अगर हम कहें सेट को मझले ब्रैकेट में लिखा जाता है, तो अगर हम सेट लिखना चाह रहे हैं तो दिस मीन्स कलेक्शन ऑफ सेट लिखेंगे, कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट लिखेंगे। अब इस ऑब्जेक्ट्स में ऑल एनिमल विथ 4 legs। ठीक है, यानी ऐसे एनिमल जिनके 4 पैर होते हैं, वो सारे के सारे क्या हैं, वो सारे एक सेट बना दिया हमने उनका। 4 पैर वाले भाई जानवर तो होते ही हैं, अब ये कहें सर 4 पैर वाले जानवर नहीं होते, होते हैं। ठीक है, दूसरा बी, सारे नेचुरल नंबर्स, तो नेचुरल नंबर्स हो गए, नेचुरल नंबर्स हो गए। ठीक, सी एक सेट का नाम दिया, ये ए बी सी इस सेट के नाम है, यानी इस सेट को हमने एक नाम दे दिया ए, इस सेट को हमने नाम दे दिया बी, इस सेट को हमने एक नाम दे दिया सी, नेचुरल नंबर्स हो गए। फिर एक तीसरा सेट हम बना रहे हैं जिसमें हम वोवेल्स लेंगे केवल। वोवेल्स आपको पता है क्या होते हैं, स्वर होते हैं। ठीक, डी एक सेट का नाम है जिसमें हमने सारे कॉन्सोनेंट्स ले लिए। ठीक है, सारे क्या ले लिए, कॉन्सोनेंट्स ले लिए। तो ये सेट के नाम हैं ए बी सी डी, और इसके अंदर जो हमने चीज़ें लिखी हैं ये सारी सारी रियल एग्जिस्टिंग चीज़ें हैं, मतलब ये वास्तव में होती हैं, और इन वास्तव में होती हैं तो इनको हमने एक सेट में डाल के लिख दिया, तो ये एक सेट है, वेल डिफाइंड सेट है। क्लियर। ओके, ये एक सेट है, वेल डिफाइंड सेट है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। क्लियर। तो सेट होता क्या है, यानी कलेक्शन ऑफ रियल ऑब्जेक्ट्स क्या कहलाता है, समुच्चय या सेट कहलाता है। क्लियर। तो मुझे लगता है सेट के बारे में आपको इन्फॉर्मेशन मिल गई होगी। अब देखिए, सेट जो होते हैं आप ऐसे नहीं लिख सकते क्या, तो ये तो समझ गए क्या लिख सकते हैं, आप क्या नहीं लिख सकते, ऐसे 4 पैर वाले जानवर जो उड़ते हों,
है ना। एनिमल हैविंग फोर लेग्स एंड फ्लाई, सॉरी कैन फ्लाई लिखता हूँ, कैन फ्लाई। तो ऐसा कोई जानवर, अब देखेंगे, कहेंगे सर मूवीज़ तो मैंने देखा है जिसमें एक घोड़े के 4 पैर होते हैं और उसके पंख भी होते हैं तो वो उड़ता है। आपने रियल में कहीं ऐसी न्यूज़ में भी बात सुनी है? तो जब आपने नहीं सुनी है तो इसका सीधा मतलब यही है, कहने का मतलब ये है कि रियल एग्जिस्टिंग चीज़ ये नहीं है, तो ये एक सेट नहीं हो सकता। क्लियर? तो अगर और एक सेट बनाए, जैसे ए इज इक्वल्स टू ह्यूमन विच कैन फ्लाई, तो ऐसा कोई इंसान, इंस्ट्रूमेंट्स अगर ना लगाया जाए, मशीनरी ना लगाई जाए, तो अदरवाइज तो नहीं उड़ सकता। कि ऐसा कोई आदमी हो जिसके पंख लगे हों, आप कहोगे सर परी, है ना, तो वो बस मूवीज़ में ठीक है बेटा, यहाँ पे ठीक नहीं है ना। तो ये रियल एग्जिस्टिंग चीज़ नहीं है, तो ये भी एक सेट नहीं होगा, है ना, क्योंकि रियल में एग्जिस्ट नहीं करता है, रियल में ऐसा नहीं होता है, वास्तविकता में ऐसा नहीं है, इस वजह से ये एक सेट नहीं होगा। इसके साथ एक ही बात ये भी ध्यान रखनी है, ए इज इक्वल्स टू, लेट अगर हम एक सेट एज्यूम करें जिसमें हम कुछ नंबर लिख दें, फिर अल्फ़ाबेट्स लिख दें, फिर कोई जानवर लिख दें, मान लीजिए डॉग और कैट, और कह दें ये एक सेट है। ये नो डाउट रियल एग्जिस्टिंग चीज़ है, सारी की सारी हैं, लेकिन ये भी एक सेट नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि एक सेट की प्रॉपर्टी और होती है, वो क्या कहती है कि जब भी आप सेट बनाएंगे वो कॉमन चीज़ों का बनाएंगे, एक जैसी चीज़ों का बनाएंगे, ऐसा नहीं कि उसमें बहुत सारा तामझाम भर देंगे। ठीक है ना? तो जो भी सेट लिखा जाएगा, जो भी सेट लिखा जाएगा उसमें आपको ये ध्यान रखना है कि जो सेट बनेगा उसमें जो आगे एंट्रीज होंगी, जो भी उसमें डेटा भरा जाएगा वो सेम कैटेगरी का होना चाहिए। अगर नंबर है तो नंबर ही होने चाहिए, अगर अल्फ़ाबेट्स हैं तो अल्फ़ाबेट्स ही होने चाहिए, अगर कोई अदर सेट बनाया है तो वो उसी कैटेगरी में ही रहना चाहिए। क्लियर है? तो आई होप सेट के बारे में आपको ये इन्फॉर्मेशन बेसिकली मिल गई होगी। अब आगे बात करते हैं हम लोग कि जो सेट है हमारा वो लिखा कैसे जाएगा। तो सेट को रिप्रेजेंट करने के दो तरीके होते हैं। जैसे पहला तरीका जो है उसको बोलते हैं रोस्टर फॉर्म, और दूसरा तरीका है सेट बिल्डर फॉर्म। ठीक है, सेट बिल्डर फॉर्म। अब ये रोस्टर फॉर्म और सेट बिल्डर फॉर्म क्या होते हैं? मतलब सेट को लिखने का तरीका है ये, है ना, कि सेट को कैसे लिखेंगे। तो इसमें हम लोग अलग अलग तरीके से सेट को लिखते हैं, रोस्टर फॉर्म और सेट बिल्डर फॉर्म। क्लियर है? रोस्टर फॉर्म में सीधा सीधा एलिमेंट एंट्रीज करते हैं, है ना, इसमें एलिमेंट एंट्री होती है, एलिमेंट एंट्री होती है। और सेट बिल्डर फॉर्म में क्या होता है? सेट बिल्डर फॉर्म में हम कंडीशन डालते हैं। ठीक है, कंडीशन डालते हैं, एलिमेंट डायरेक्टली ना लिख करके हम कंडीशन लिखते हैं। कैसे? जैसे अगर हम कहें कि आपको एक सेट बनाना है, एग्जाम्पल के तौर पे एक सेट बनाना है जिसमें सारे वोवेल्स आए। क्या है? वोवेल्स आए। तो रोस्टर फॉर्म में जैसे मान लीजिए एक हम सेट लिखना चाह रहे हैं जिसमें हम कहें कि सारे वोवेल्स आए। ठीक है, तो वोवेल्स आए। अब ये हम कहना चाह रहे हैं कि एक सेट बनाना है। अगर इसको हम रोस्टर फॉर्म में लिखेंगे तो रोस्टर फॉर्म में आपको कैसे लिखना होगा इस सेट को? इस सेट को लिखना होगा कि वोवेल्स कौन कौन से हैं, एग्जैक्टली आपको सारे वोवेल्स लिखने पड़ेंगे। तो आपको पता है वोवेल्स इंग्लिश अल्फ़ाबेट्स में कौन कौन से होते हैं? ए ही होता है, ई होता है, यू होता है, आई होता है और ओ होता है ना। ए ई आई ओ यू होता है, लेकिन हमने रैंडम ऑर्डर में लिख दिया, तो आप ऑर्डर रैंडम लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है ना। ये नहीं कि असेंडिंग या डिसेंडिंग ऐसा कुछ होना चाहिए, आप रैंडम ऑर्डर में लिख सकते हैं। एलिमेंट्स लेकिन सारे के सारे लिखे होने चाहिए। आपको पता है इंग्लिश अल्फ़ाबेट्स में 5 वॉवेल्स होते हैं, तो इन सारे वॉवेल्स को अगर आप डायरेक्टली लिखेंगे, इन सारे स्वर को अगर आप डायरेक्टली लिखेंगे तो वो क्या बनेगा? रोस्टर फॉर्म। क्या बनेगा? रोस्टर फॉर्म।
लेकिन अगर हम कंडीशन डालें, क्या कंडीशन डालें, a इज इक्वल्स टू x such that x is a vowel of English alphabet, ठीक है। तो ये एक सेट बिल्डर फॉर्म है। क्या है? सेट बिल्डर फॉर्म। कहने का अर्थ क्या है, देखिए दोनों समझिए। इसमें हमने क्या किया, इसमें हमने जो जो वॉवेल थे उनको सीधा लिख दिया है, और इसमें हमने क्या कहा, इसमें हमने एक वेरिएबल दिया, एक x डाला, और फिर उस x को बताया कि x क्या है। यहाँ देखो x लिखा, इसको बोलते हैं सच दैट, ठीक है। क्या बोलते हैं? सच दैट। अनुपात मत समझना इसको, ठीक है, अनुपात नहीं है, x। और फिर आगे हमने कॉमा लगाया, या यूँ कह लो सच दैट लिखा, और फिर बताया कि x है क्या, x क्या है। x जो है वो इंग्लिश अल्फ़ाबेट में, आपको पता है 5 वोवेल होते हैं, उनमें से एक x होगा, यानी उन पांचों अल्फ़ाबेट्स में से कोई भी एक अल्फ़ाबेट यहाँ पे लिखा जा सकता है। तो 5 के पांचों आ गए कि नहीं आ गए? तो ये एक सेट बिल्डर फॉर्म है। क्लियर? और एग्जांपल लेते हैं। एग्जांपल जैसे मान लीजिए हमें लिखना है 1 से 5 तक की सारे नेचुरल नंबर्स। हमें क्या लिखना है? 1 से 5 तक के 1 से 5 तक की प्राकृतिक संख्याओं का सेट हमें लिखना है, ठीक है। तो अब अगर इसको हम रोस्टर फॉर्म में लिखना चाहें, है ना, रोस्टर फॉर्म में अगर हम इसको लिखना चाहें तो रोस्टर फॉर्म में कैसे लिखेंगे? ए, अब 1 से 5 तक की हैं, तो 1 2 3 4 5। क्लियर? 1 से 5 तक की ये सारी संख्याएं कैसी हो जाएंगी? रोस्टर फॉर्म में ये सेट बन जाएगा पूरा पूरा। जैसी ये कंडीशन लिखी है कि 1 से 5 तक की सारी प्राकृतिक संख्याएं होनी चाहिए, तो 1 से 5 तक की ये प्राकृतिक संख्याएं हैं। और जब इस सेट को हम रोस्टर फॉर्म में लिखेंगे तो सीधा सीधा वो नंबर लिखेंगे, है ना। लेकिन अगर हम सेट बिल्डर फॉर्म में लिखेंगे, ठीक है, सेट बिल्डर फॉर्म में लिखें तो फिर कैसे लिखेंगे? तो लिखेंगे a इज इक्वल्स टू एक्स सच दैट, अब x का एक्सप्लेनेशन देना पड़ेगा, x बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर n बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर, और इसके साथ कंडीशन डालेंगे कि x का मान 5 के बराबर या 5 से छोटा और 1 के बराबर या 1 से बड़ा होना चाहिए, ठीक। अब ये कंडीशन में देखिए x नेचुरल नंबर है, मतलब प्राकृतिक संख्या होनी चाहिए, उसके साथ साथ 1 और 5 के बीच में होना चाहिए, ठीक है। यहाँ पे जो ये सिंबल लगा है x इज लेस देन और इक्वल्स टू 5 इज ग्रेटर देन और इक्वल्स टू 1, इसका क्या मतलब है? इसका ये मतलब है कि x का मान जो है वो 5 से छोटा होना चाहिए, लेस देन लगा हुआ है ना, तो 5 से छोटा होना चाहिए। लेकिन जब भी नीचे लाइन बराबर कर दी जाती है तो ये कहा जाता है 5 से छोटा हो या बराबर भी चल जाएगा, है ना, 5 से छोटा या बराबर हो। ऐसे ही यहाँ x 1 से बड़ा हो या बराबर हो, तो इसका ये मतलब होता है। क्लियर? और n जो है वो क्या है? नेचुरल नंबर है, प्राकृतिक संख्या है। तो ये सेट बिल्डर फॉर्म में ऐसे लिखा जाएगा, जबकि रोस्टर फॉर्म में इस तरह से लिखा जाएगा। क्लियर? बात समझ में आ गई? ठीक है। नेक्स्ट कुछ सिंबल देख लीजिए पहले। सिंबल में क्या है? n जो होता है वो नेचुरल नंबर का सेट होता है, ठीक है, नेचुरल नंबर होता है। फिर w जो है वो होल नंबर होता है, ठीक है, पूर्ण संख्या जिसको बोलते हो, पूर्ण संख्या, है ना। और ये प्राकृतिक संख्या, ठीक है। फिर आता है इंटीजर। इंटीजर को पूर्णांक कहते हैं, आई फॉर इंटीजर यानी पूर्णांक, इंटीजर। अगर आई प्लस लिखा हो तो मतलब धन पूर्णांक है, ठीक है, धन पूर्णांक। आई माइनस लिखा हो तो ऋण पूर्णांक है, नेगेटिव वाले सारे नंबर्स है, पूर्णांक, ठीक है। आर जो है वो रियल नंबर होता है, यानी वास्तविक संख्या, वास्तविक संख्या, ठीक है। सी जो है वो सी मत जानो, अभी कोई जरूरत नहीं है,
ठीक है, तो इतने आपको ध्यान रखने हैं। n क्या है, नेचुरल नंबर है। w क्या है, होल नंबर है। i क्या है, पूर्णांक है। i प्लस क्या है, धन पूर्णांक है। और i माइनस क्या है, ऋण पूर्णांक है। उसके साथ आपका r क्या है, रियल नंबर है। ठीक है, तो ये आपको आने चाहिए कि ये आमतौर पे यूज होंगे, है ना। तो जब यूज होंगे तो आपको आना पड़ेगा, आना चाहिए। ठीक, अब ऐसे ही r वास्तविक संख्या है तो r प्लस r माइनस भी किया जा सकता है। ठीक है, तो प्लस का मतलब धन और माइनस का मतलब ऋण, है ना। चलिए, तो ये आपको आने चाहिए। अब जैसे एग्जाम्पल के तौर पर फिर से एक और सेट देखा जाए, जैसे लिखा जाए कि 1 से 5 तक की संख्याओं का वर्ग, है ना। 1 से 5 तक की संख्याओं का वर्ग, ये एक सेट बनाना है हमें। तो सेट बिल्डर फॉर्म, अगर रोस्टर फॉर्म में लिखेंगे कैसे लिखेंगे, a इज इक्वल्स टू 1 का स्क्वायर 1, 2 का स्क्वायर 4, 3 का स्क्वायर 9, 4 का स्क्वायर 16, 5 का स्क्वायर 25, है ना। ये एक सेट बिल्डर फॉर्म, रोस्टर फॉर्म में सीधा सीधा हो गया। लेकिन अगर हम सेट बिल्डर फॉर्म में लिखें तो इज इक्वल्स टू क्या लिखेंगे, x सच दैट x। अब x को बताएंगे क्या, x स्क्वायर है ना, क्या है, स्क्वायर है। तो इसको हम अलग से वेरिएबल से लिख देते हैं, y डाल देते हैं यहाँ पे, है ना। तो y इज इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर, यानी x एक प्राकृतिक संख्या है, x क्या है, नेचुरल नंबर है। अब यहाँ x क्या है, नेचुरल नंबर है। और x नेचुरल नंबर होने के साथ साथ अब यहाँ पे x में कंडीशन डालेंगे क्या, 5 से छोटा हो और 1 से बड़ा हो। ये हमारा क्या हो जाएगा, ये हमारा सेट हो जाएगा। क्लियर। तो या अगर यहाँ पे y आप नहीं डालना चाह रहे तो भी इसको आप लिख सकते हैं। कैसे लिख सकते हैं, देखिए y आप ना डालें तो भी बात बन जाएगी। ऐसे लिखिए इसको, x सच दैट एक्स स्क्वायर, है ना। x सच दैट एक्स स्क्वायर, एक्स स्क्वायर का मतलब है हमें वर्ग करना है। किसका वर्ग करना है, जहाँ पे x क्या है, नेचुरल नंबर है, और x का मान 1 से 5 के बीच में या 1 और 5 के बराबर भी हो सकता है। तो ये आपका सेट बिल्डर फॉर्म में हो गया। ठीक है, समुच्चय निर्माण रूप, है ना, समुच्चय निर्माण रूप, और वो रोस्टर रूप है। क्लियर। तो ये इस तरह से हमें सेट को लिखना होता है। क्या फ़ायदा है इनका, फ़ायदा अपना अपना है। जब हमें कभी सेट में एलिमेंट्स देखने होंगे कि कौन कौन से हैं, वो हम सीधा यहाँ से देख लेंगे। जबकि इक्वेशंस के रूप में अगर सॉल्व करना होगा तो हम ये देखेंगे। इसमें थोड़ा दिमाग ज़्यादा लगाना पड़ता है, लेकिन अगर एक बार ये आप समझ गए तो बेहतर तरीका यही है। सेट बिल्डर फॉर्म में ही आपको ज़्यादातर इक्वेशंस लिखी हुई मिलेंगी, ज़्यादातर क्वेश्चंस ऐसे ही लिखे हुए मिलेंगे। क्लियर है। तो ये हमारा सेट बिल्डर फॉर्म हो। अब देखिए, जैसे मान लीजिए कोई भी सेट है हमारा, जैसे मान लिया हमने रोस्टर फॉर्म में यही सेट लिख दिया, a इज इक्वल्स टू 1 4 9 16 25। ये हमारे पास एक सेट है ना। अब ये हमारे पास एक सेट है, तो ये जो एलिमेंट हैं इसके 1 4 9 16 25, ये इसके एलिमेंट हैं। क्या हैं, ये इसके एलिमेंट्स हैं, तत्व हैं। एलिमेंट कौन कौन से हो गए, 1 4 9 16 25, ये सारे इसके क्या कहलाएंगे, एलिमेंट कहलाएंगे। क्लियर है। अब ये जो एलिमेंट है, ये एलिमेंट इस सेट को बिलोंग करते हैं। बिलोंग करने का मतलब है ये उस सेट में ये एग्जिस्ट करते होंगे, यानी ये एलिमेंट उसमें होंगे। क्लियर। तो ये आपसे पूछे कि बिलोंग करता है कि नहीं करता, है ना, तो आप बता सकते हो बिलोंग करने का सिंबल ये होता है ऐसे। तो इसको हम लिखेंगे क्या, 1 इस सेट में है, बिल्कुल है, 1 बिलोंग्स टू ए। इस सेट का नाम क्या था, ए था ना, तो 1 बिलोंग्स टू ए। ऐसे ही 4 बिलोंग्स टू ए, ऐसे ही 9 बिलोंग्स टू ए, ऐसे ही 16 बिलोंग्स टू ए, ऐसे ही 25 बिलोंग्स टू ए। क्लियर। लेकिन अगर हम यहाँ पे कहें 0, तो 0 डजेंट बिलोंग टू ए। तो जब डजेंट बिलोंग है मतलब बिलोंग नहीं करता है, तो बिलोंग वाला चिन्ह बनाएंगे और फिर काट देंगे।
क्लियर। तो जीरो इसमें बिलोंग नहीं करता, लेकिन बाकी के सारे नंबर्स यहाँ पे 1 4 9 16 25 ये सारे के सारे इसमें कर रहे हैं। दो नहीं आएगा, तीन नहीं आएगा, ये सब नहीं है बीच में। क्लियर। तो कोई भी एलिमेंट उस सेट को बिलोंग करेगा तो बिलोंग का चिन्ह लगाएंगे, और अगर नहीं करेगा तो बिलोंग का चिन्ह लगा के काट देंगे। यानी ये इस सेट के एलिमेंट्स हैं, ये इस सेट के क्या हैं, एलिमेंट्स हैं, और एलिमेंट्स जो है एलिमेंट्स मिल करके ही उस सेट को बनाते हैं। ठीक है, एलिमेंट्स मिल करके ही उस सेट को बनाते हैं। ठीक है भाई, तो ये मेरे ख्याल से आपको ये बेहतर चीज़ें समझ में आ गई होंगी। सेट क्या होता है ये मैंने आपको बताया। सेट को लिखते कैसे हैं, दो रूपों में, सेट बिल्डर फॉर्म और रोस्टर रूप, है ना। उसके साथ साथ मैंने आपको उसके एलिमेंट्स बताए। हमेशा ध्यान रखिएगा कि जो सेट होता है उसके एलिमेंट कितने होंगे ये उसकी कंडीशन पे डिपेंड करेगा। क्लियर है, तो एलिमेंट्स जो है उसमें होंगे। अब आगे बात करेंगे सेट के टाइप में कि एम्प्टी सेट होता है ना, यूनिटी सेट होता है, फाइनाइट इनफाइनाइट सेट होते हैं, तो वो सब क्या होते हैं, है ना। चलो सीख ही लेते हैं। तो एम्प्टी सेट क्या होता है, यानी रिक्त समुच्चय जिसको बोलेंगे। व्हाट इज रिक्त समुच्चय? देखो, रिक्त का मतलब होता है खाली, यानी एक ऐसा सेट हो जिसमें खाली हो, जो पूरी तरह से खाली हो, कोई भी एलिमेंट ना हो उसमें। तो जब कोई भी एलिमेंट नहीं है तो यानी इसका मतलब है क्या हो जाएगा, ये खाली होगा, उसमें कोई एलिमेंट नहीं लिखा जाएगा। अब कोई एलिमेंट कैसे नहीं होगा तो फिर सेट कैसे बन गया, जैसे देखिए ए, हमने कहा एक होल नंबर, कंडीशन लिख रहा हूं, कंडीशन लिख रहा हूं, देखो कि एक प्राकृतिक संख्या जो शून्य से छोटी हो। ठीक है, एक प्राकृतिक संख्या जो शून्य से छोटी हो। आपको पता है प्राकृतिक संख्याएं कहाँ से होती हैं, 1 2 3 4 डॉट डॉट डॉट। तो इसमें कोई भी ऐसी संख्या क्या आएगी जो जीरो से छोटी हो, क्योंकि जीरो से छोटी मतलब माइनस, माइनस में तो कोई भी प्राकृतिक संख्या नहीं होती। तो ये सेट, इसका मतलब कोई एलिमेंट नहीं होगा यहाँ पे, इसका मतलब यहाँ पे कोई एलिमेंट नहीं होगा। और जब कोई एलिमेंट नहीं होगा तो ये एक एम्प्टी सेट बनेगा, यानी इसमें हम इसको ऐसे ही लिख देंगे, कोई एलिमेंट भरा ही नहीं जाएगा। तो ये एक इससे जो सेट बनेगा वो एम्प्टी सेट होगा। क्या होगा, एम्प्टी सेट। क्लियर हो गया। यानी ऐसी कंडीशन जिसमें कोई एलिमेंट ही ना आए तो वो सारी की सारी क्या हो जाता है, एम्प्टी सेट हो जाता है। क्लियर, एम्प्टी सेट हो जाता है। तो जैसे और एग्जांपल देख लो, जो 2 और 3 के बीच हो। कह रहा है दो, 2 और 3 के बीच हो, ना तो 2 हो ना तो 3 हो। तो आपको पता है 2 और 3 के बीच कोई पूर्णांक नहीं होगा। ठीक है ना, कोई पूर्णांक नहीं होगा, क्योंकि सारे के सारे दशमलव वाले नंबर आएंगे और दशमलव वाले नंबर में पूर्णांक नहीं होगा। पूर्णांक होगा ही नहीं, पूर्णांक तो वो नंबर होता है जो पूर्ण होता है ना। तो यहाँ पे भी ये सेट क्या बनेगा, एम्प्टी सेट। क्या बनेगा, एम्प्टी सेट। तो सिंपल सी बात है, ऐसा सेट जिसमें एम्प्टी, जिसमें जो नंबर्स हो उसमें जो एलिमेंट आए वो एलिमेंट एक भी ना हो तो वो क्या कहलाएगा, एम्प्टी सेट कहलाएगा। क्लियर। फिर बात करते हैं फाइनाइट सेट क्या होता है। फाइनाइट सेट मतलब परिमित समुच्चय। क्या बोलेंगे, परिमित समुच्चय। क्या होता है, ऐसा सेट, अ सेट हैविंग फाइनाइट नंबर्स ऑफ एलिमेंट, फाइनाइट नंबर्स ऑफ एलिमेंट्स। यानी एक ऐसा सेट जिसमें आप नंबर जो उसके एलिमेंट्स जो हैं वो एलिमेंट्स आप गिन सको, फाइनाइट नंबर में हो, इनफाइनाइट ना हो कि हम गिन ही नहीं पा रहे हैं कितने हैं, है ना। तो फाइनाइट नंबर ऑफ एलिमेंट अगर किसी सेट में है तो उस सेट को हम क्या नाम देते हैं, फाइनाइट सेट।
जैसे अगर आपसे हम कहें एक सेट ए है जिसमें हम x सच दैट ऐसे लिखें एक्स स्क्वायर और x बिलोंग्स टू n, उसके साथ साथ x बिलोंग्स टू s, x इज लेस देन और इक्वल्स टू 10। अब आपको पता है ये सेट बिल्डर फॉर्म मैंने लिखा हुआ है, इसमें क्या है, इसका मतलब क्या है कि जो भी x होगा वो प्राकृतिक संख्या हो, नेचुरल नंबर होगा और उसके साथ साथ उसका मान 10 से कम होगा और हमें अपने सेट में उसका स्क्वायर लिखना है। तो 10 से कम प्राकृतिक संख्या 1 का स्क्वायर 1, 2 का स्क्वायर 4, 3 का स्क्वायर 9, 4 का स्क्वायर 16, फिर 25, फिर 36, फिर 49, फिर 64, फिर 81 और फिर 100। तो आपको पता है इस सेट में कितने एलिमेंट आ गए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, 10 एलिमेंट आ गए। तो इसका मतलब है इस सेट, ये एक सेट क्या है, फाइनाइट है, क्योंकि इसके एलिमेंट हम गिन सकते हैं। क्लियर, इसके एलिमेंट हम गिन सकते हैं। ऐसा सेट जिसके हम एलिमेंट गिन सके, है ना, तो वो क्या होता है, फाइनाइट सेट होता है। ऐसे ही इनफाइनाइट सेट, तो जिसके नंबर आप ना गिन पाओ, इनफाइनाइट सेट। इनफाइनाइट सेट क्या होगा, अपरिमित समुच्चय। क्या होगा, अ सेट हैविंग इनफाइनाइट नंबर्स ऑफ एलिमेंट। ठीक है, जैसे इनफाइनाइट नंबर्स ऑफ एलिमेंट किस में हो जाते हैं, जैसे एक कंडीशन हम लिख रहे हैं, एक सेट लिख रहे हैं, देखिए एक्स सच दैट एक्स बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर, उसके साथ साथ एक्स ग्रेटर देन 1। 1 से बड़े नेचुरल नंबर आपको लिखना है, यही तो कह रहा है, एक्स नेचुरल नंबर है और 1 से बड़े नेचुरल नंबर आपको लिखने हैं। तो इस सेट में कौन कौन से आएंगे, देखिए 2 3 4 5 6 7 डॉट 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 अनंत तक जाएगा कि नहीं जाएगा। तो इसमें एलिमेंट आप गिन पाओगे, नहीं गिन पाओगे, अनंत एलिमेंट होंगे। तो अनंत कोई नंबर थोड़ा ही होता है, ठीक है ना, अनंत कोई नंबर थोड़ा ही होता है, तो इसको हम इनफाइनाइट सेट कहेंगे। यानी ऐसा सेट जिसमें हम एलिमेंट्स गिन ना पाए, तो वो सेट क्या होता है, वो सेट इनफाइनाइट सेट कहलाता है। क्लियर है। तो आई होप, मुझे लगता है ये बातें सब आपको थेरेटिकल रूप में पहली क्लास के लिए इतना कंटेंट ठीक है, आपको समझ आया होगा। अब एनसीईआरटी की इतने कंटेंट से ही आप एनसीईआरटी की पहली एक्सरसाइज आराम से आप कर पाओगे। बाकी अगर आपको कोई क्वेश्चन दिक्कत करता है, आप हमें कमेंट करके बताइए, उसका सॉल्यूशन दिया जाएगा। तो इस क्लास में इतनी, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए नमस्कार।